क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना है और आपको कैलकुलेट करना है कि उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है एक तरह से। देखो एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं अपन। मान लो कि किसी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, इनिशियली चार्ज है Q, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से एक्स जेड प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगी, और एक्स और जेड एक्सिस को मिलाने वाला ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन से प्लेन में मूव कर रहा है? देखो बोर्ड पे कुछ लिमिटेशंस हैं कि मैं आप यहाँ पे एक्स जेड प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकता। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगी, और जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे टेढ़ा जा रहा है ऐसे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल के ऊपर, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो एक सिंपल केस अपन ने लिया है। क्या केस है? कि एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर है। ये एक सिंपल केस लिया अपन ने। अच्छा, ये एक जनरल केस लिया मैंने। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 90, 0, 180, 270, 270 तो नहीं बोलेंगे, 90 बोलेंगे उसको, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल देखना है। तो 0 से लेके 180 तक कोई भी एंगल हो सकता है। तो एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले में फिर आप वैल्यूज पुट करके, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो कि कितना फोर्स लगेगा। तो इस वाले केस को स्टडी करना है। देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर मुझे ये पता करना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, तो पहले तो मैं ये सोचूंगा कि फोर्स लगेगा क्यों भाई, फोर्स लगने का कोई रीजन तो होगा। तो रीजन क्या है यहाँ पे? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लोग, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव कर रहा है। अगर ये मूव करेगा, अगर ये रेस्ट में होता तो ये कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। और ओरस्टेड ने क्या बताया कि जब भी किसी भी चार्ज, कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल रहा है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओरस्टेड ने ये बोला कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है जब ये मूव करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे दो मैग्नेट्स को आप पास पास रखो, क्या होता है? दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। उसी तरीके से ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए ना यहाँ पे। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए जरूरी नहीं है कि वायर में ही करंट फ्लो हो। अगर एक चार्ज पार्टिकल हवा में, भाई हवा के अंदर भी ऐसे जा रहा है, तो मूविंग चार्ज क्या करेगा? एक करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे जैसे वो मूव करेगा एक करंट भी साथ साथ प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लगा क्योंकि ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। किसकी वजह से? करंट की वजह से। और करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? इसके मोशन की वजह से। अगर ये रेस्ट में होता, रुका हुआ होता है, यहाँ पे बैठा हुआ होता है ओरिजिन पे, तो कोई भी करंट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाता। फोर्स तभी लगेगा जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ठीक है। अब पहली चीज ये पता करनी है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, उसका इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है, क्या वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा। भाई चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, और ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा वो है चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? अगर ये छोटा सा चार्ज है तो मूव करते टाइम ये छोटा सा करंट प्रोड्यूस करेगा, और थोड़ा सा अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, और थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे वो भी कम लगेगा। ये तो आपको पता ही है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T। अगर चार्ज पार्टिकल छोटा है तो करंट कम प्रोड्यूस होगा,
क्यू की वैल्यू कम होगी तो करंट कम प्रोड्यूस होता है, करंट कम प्रोड्यूस होगा तो चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा। और कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कम फोर्स लगा पाएगा। इसको ऐसे समझ लो जैसे एक मैग्नेट है आपके पास, उसके पास में एक वीक मैग्नेट लेके जाओ तो वो कम अट्रैक्ट या रिपेल होगी, लेकिन दूसरी मैग्नेट भी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बात यहाँ पे है। तो हमने सिंपल सा यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है वेलोसिटी और ये एंगल थीटा, इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिपेंड करेगा, तो इनको एक साथ समझते हैं अपन। ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट करेंगे। कितने कंपोनेंट करने हैं? इसके दो कंपोनेंट करेंगे। पहला जो कंपोनेंट है वो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट होगा। ये वाला जो कंपोनेंट है v का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। और दूसरे वाला कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर आएगा ये क्या आएगा, v sin थीटा। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि v cos थीटा और v sin थीटा में से कौन सा कंपोनेंट इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, या दोनों ही होंगे या दोनों ही नहीं होंगे, वो तीनों चीजें अपन चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करके देखा। हमने इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया विद वेलोसिटी v। हमने देखा जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है, और इसकी ना तो स्पीड चेंज हुई ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता तो या तो इसकी स्पीड चेंज होती, भी फोर्स लगता तो या तो स्पीड बढ़ती, अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता तो स्पीड बढ़ जाती, उल्टा लगता तो स्पीड कम हो जाती। और अगर मान लो स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही तो कम से कम डायरेक्शन चेंज होती, कुछ तो फर्क होता है फोर्स का। कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने इसको उल्टा भी थ्रो करके देखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, अगेन सेम चीज देखने को मिली, मतलब ये उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलता चला गया, मतलब इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल कर रहा है ये, तो फिर फोर्स क्यों नहीं लगा? देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे दो मैग्नेट्स है, सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट मान लो, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। अगर मैं इसके सामने की तरफ दूसरी मैग्नेट को रखता हूँ, यहाँ पे मैंने दूसरी मैग्नेट को रखा तो मैं देखता हूँ इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा, जैसे भी रखा है इसको। लेकिन अगर मैं इस सेकंड मैग्नेट को उठा के अगर मैं इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे रख दूँ सपोज करो, तो मैं क्या देखता हूँ, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता ही नहीं है। क्या यहाँ पे मैग्नेट्स की पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे उनको रखना है? अगर ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा या मैक्सिमम रिपल्शन होगा, लेकिन ऐसे रख दो तो कोई इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता। इसका मतलब इस टाइम पे ये मिनिमम इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से, इनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से मिनिमम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। वही बात यहाँ पे होती है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा होगा इन दोनों ही केस में, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा इस सिचुएशन में, और इस वजह से इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो फिर हमने एक और सिचुएशन स्टडी करी कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर थ्रो कर दूं, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो मैंने देखा इस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये मुड़ गया ऐसे, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और इन दोनों सिचुएशन में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब इस डायग्राम पे आओ वापस, इन दोनों कंपोनेंट्स को देखो, ये वाला कंपोनेंट किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला कंपोनेंट किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस के अलोंग है ना ये कंपोनेंट। तो इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बताओ? देखो v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अगर चार्ज पार्टिकल v cos थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल v sin थीटा वेलोसिटी से इधर जा रहा होता तो उस पर यह मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगाता।
मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करके हमने ये समझा कि इसमें से एक ही कंपोनेंट ऐसा है जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन से वाला? वी साइन थीटा। अच्छा, ये वी साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जितना तेजी से जा रहा होगा, भाई परपेंडिकुलर का तो केस समझ में आ गया, वी का क्या रिलेशन है। तो अगर चार्ज पार्टिकल तेजी से मूव कर रहा होगा तो ये वी साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, वी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वी साइन थीटा भी ज़्यादा होगा। अगर तेजी से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसको कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। टी अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब चार्ज की फ्लो रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ज़्यादा करंट से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये भी हमको पता है। तो इसका मतलब वी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वी साइन थीटा जितना ज़्यादा, मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। वी कॉस थीटा कंपोनेंट है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तीन चीज़ें मैंने लिखी हुई है, तीनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हो। क्या लिखोगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन। जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा k, तो k की वैल्यू कितनी होगी? SI यूनिट्स के अंदर 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बना? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल के ऊपर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा। और इससे सारी चीज़ें वो समझा सकते हो जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट से स्टडी करी है या लॉजिकली जो हमने समझी है। कैसे? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, तो अगर v की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है ये? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 या 180, और साइन की वैल्यू 0 और 180 पे क्या होती है? 0 होती है, तो आंसर 0 आएगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर थीटा 90 पुट करोगे तो क्या आएगा? साइन 90 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये, और इसकी वजह से फोर्स भी मैक्सिमम आएगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो सारी बातें समझ में आ रही है ना इससे? तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो फॉर्मूले को। क्या लिखोगे? देखो, साइन थीटा कब आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है या डॉट प्रोडक्ट के अंदर आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी लिखेंगे। इसको क्या लिखना है? F इक्वल्स टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी लिख सकते हो। भाई V यानी वेलोसिटी और B यानी मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का ही तो एंगल है थीटा यहाँ पे, तो आपको V क्रॉस बी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? V क्रॉस बी। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होगी? भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन डिसाइड होगी V क्रॉस बी की डायरेक्शन से। जैसे जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जब आप दो वेक्टर्स का क्या करते हो? क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आती है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उससे, उसकी जो डायरेक्शन है उसको पता करने के लिए हम ये जो वी क्रॉस बी है, मतलब इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे। मतलब जैसे फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है तो हमने बोला फोर्स की डायरेक्शन वही है जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है, लेकिन वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे पता करोगे? तो इसके लिए कौन सा रूल होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। आपने ये पढ़ा हुआ है 11th में, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ये वेक्टर ए है, सपोज करो ये वेक्टर बी है, और आपको इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। आपको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे पता करोगे? ए क्रॉस बी तो पता है सबको, ये होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन किधर आएगी? तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि आप फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, इनमें से फर्स्ट वेक्टर कौन है? ए। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखो, और फिर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ। जैसे ए की डायरेक्शन में पॉइंट करना है और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है अपन को फिंगर्स को। तो जो थंब होगा, राइट हैंड जो थंब होगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन बताएगा। जैसे देखो, ए इधर है और बी इधर है, तो मैं ए से बी की तरफ फिंगर्स को ऐसे घुमा सकता हूँ। अगर हाथ को मैं ऐसे रखता हूँ तो फिंगर्स नीचे कर्ल हो रही हैं। अरे किसी की उंगलियां ऐसे थोड़ी मुड़ती है, नहीं मुड़ती ना, तो ये ए की तरीके से मुड़ेंगी ए से बी की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड। इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है कि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड है
तो ये जो डायरेक्शन है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो भाई, ए की जो डायरेक्शन है वो इधर है और बी आउटवर्ड है, ए बी की डायरेक्शन इधर है और जो रिजल्टेंट है मतलब वो इधर आउटवर्ड आ रहा है। मतलब जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा। ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये काम की चीज़ है कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। एक इसमें स्पेशल केस होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज करो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या तब भी फोर्स की डायरेक्शन सेम आती? नहीं, तब उल्टा आती एकदम। मैग्नीट्यूड फोर्स का यही आता लेकिन डायरेक्शन उल्टा आती। क्यों? क्योंकि जब भी आप वेक्टर फॉर्म में चीज़ों को लिखते हो, वेक्टर फॉर्म में आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसमें अगर कोई चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तब तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी v क्रॉस b की डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगेगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आपने लगा दिया तो इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो v क्रॉस b से जो डायरेक्शन आ रही है उसके अपोजिट कंसिडर करनी है फिर आपको। मतलब फोर्स लगता माइनस वाई एक्सिस के लोग अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन अपन ने कैसे पता करी? तो ये देखो, पेन देना एक बार, एक और पेन दो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की ऐसे थी। करना क्या था अपन को? क्या करना था? v क्रॉस b, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v इधर है b इधर है, तो v क्रॉस b करोगे तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स नीचे दिखाते, v क्रॉस b से पता कर लेते पहले तो डायरेक्शन, फिर जो भी आती है उसको उल्टा कर देते, है ना। इस तरीके से चेक करना है। अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना होता है और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना होता है। तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है जो उस करंट कैरिंग वायर पे लगेगा। आज हम उस फोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करके देखेंगे अब। ठीक है, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर भी कई अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे सबसे पहले वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ध्यान से समझना है इसको क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो है और आपको ये कैलकुलेट करना है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हम एक वायर कंसिडर कर लेते हैं जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गई जेड एक्सिस। हमारे पास एक वायर है जिसको हमने जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। जेड एक्सिस कौन सी है? ये वाली। तो इस एक्सिस के अलोंग, है ना, ये जेड एक्सिस है, ये इधर माइनस जेड एक्सिस होगी, माइनस जेड। तो इस एक्सिस के अलोंग हमने एक वायर को रखा हुआ है, ये सपोज करो वायर हो गया। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना है? ए। और इस वायर की लेंथ कितनी है? एल, ऐसा मान लिया अपन ने। और इस वायर के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे या तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग होगा या जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के अलोंग है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब एक चीज सोच के बताओ, अगर इस वायर में करंट की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे? माइनस जेड एक्सिस। याद है ना, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। तो अगर करंट की डायरेक्शन हमने जेड एक्सिस के अलोंग एज्यूम कर रखी है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होंगे? माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। और कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हम ये मान के चलेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब इस करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यों? भाई सिंपल सा केस है ये। तो
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर को जब आप रखोगे तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, है ना। भी करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। और जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसका फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जानते नहीं फॉर्मूला। तो क्योंकि इस वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और इस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, फिर उन पर टोटल कितना फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद में हम एक तरह से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो वायर है उस पर फोर्स इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से लग रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर और इनके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है। और जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वही आपको दिखाई दे रहा है कंडक्टर के ऊपर। जो वायर के ऊपर फोर्स है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से है एक्चुअली, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते ना, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड में। एक्चुअल में फोर्स किस पे लग रहा है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। क्योंकि ये इस वायर के अंदर है इसलिए फोर्स आपको किस पे दिखाई दे रहा है? वायर के ऊपर दिखाई दे रहा है कि वायर पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये इसका तरीका होगा सॉल्व करने का कि किस तरीके से हम ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये कितना बड़ा वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, और उसके इस वायर के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये जो वायर आप यूज कर रहे हो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है इसमें? n। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ये होता वॉल्यूम, तो a इंटू एल होगा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर जो मूव कर रहा होगा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n, इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? इसका वॉल्यूम है a इंटू एल, तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इंटू ए एल। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल e, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? e से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा सकते हो आप, है ना। अगर नेचर बतानी होता कि भी चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव सिंबल लग जाएगा यहाँ पे। तो इतना चार्ज हमको यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर देखने को मिला, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। एक तरह से चार्ज कैलकुलेट कर लिया तो अब इजीली इस फॉर्मूले को यूज कर लो, क्योंकि आपको पता है भी हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वीडी के बराबर है। तो फॉर्मूले के अंदर चार्ज की जगह तो ये वैल्यू पुट करेंगे, और हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वीडी है तो वी की जगह वीडी आएगा, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये देखो, क्यू की जगह मैं पुट कर रहा हूँ माइनस ए इंटू एल इंटू एन ई, और वी की जगह क्या पुट करना है? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं ये हर एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है इंटू साइन थीटा। वैसे थीटा की वैल्यू भी पता है आपको, थीटा कितना है इस केस के लिए? 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब थीटा होगा 90 डिग्री। लेकिन मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। ये टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता था, हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पे रखा हो, थीटा हो सकता है 30 डिग्री 60 डिग्री, ऐसा कुछ भी एंगल हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं करी है अभी, ठीक है ना। ये तो क्या एक स्टैंडर्ड केस हो गया कि परपेंडिकुलर रखा है। बाकी अगर थोड़ा टेढ़ा होता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पे होता तब तो आप तो थीटा ही पुट करते ना। मैं एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ इसलिए मैं थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर रहा है यहाँ पे। F इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा है? NEAVD। ये NEAVD क्या होता है याद करो? I, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो I इक्वल्स टू NEAVD। माइनस भी आता है यहाँ पे, बताओ माइनस का सिंबल क्या बताता है? यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल है वो ये बताता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट होगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस NEAVD है इसको हम क्या लिख सकते हैं? I,
बाकी क्या बचा एल और क्या बचा बी इंटू साइन थीटा। ये देखो कितना आसान फॉर्मूला बन गया। मतलब करंट अगर पता हो, वायर की लेंथ अगर पता हो और मैग्नेटिक फील्ड पता हो और कौन सी डायरेक्शन में आपने वायर को रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे रखा हुआ है, थीटा पता हो, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ भाई। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? I इंटू एल क्रॉस बी। देखो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आएंगे और जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि कौन सा वेक्टर पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन बताते हैं, है ना। ए क्रॉस बी की वैल्यू अलग डायरेक्शन में आती है और बी क्रॉस ए की वैल्यू अलग डायरेक्शन में आती है, मतलब डायरेक्शन अलग अलग होती है दोनों की। तो यहाँ पे इसको एल क्रॉस बी लिखना है, याद रखना बिल्कुल आसान है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले होंगे जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा उनमें बी यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेकंड वेक्टर होगा, बाद में ही आएगा हमेशा, पहले कोई दूसरी चीज आएगी। जैसे याद करो फोर्स वाला फॉर्मूला लिखा था ये वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखा था? Q इंटू वी क्रॉस बी लिखा था। बी हमेशा बाद में आता है, बी हमेशा लास्ट में आएगा। इसमें भी देखो एल क्रॉस बी लिख रहे हो, और आगे भी जो फॉर्मूले पढ़ोगे आप मैग्नेटिक फोर्स वगैरह किसी भी चीज के, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा बी हमेशा लास्ट में आएगा, बाद में ही दिखेगा आपको। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है लेकिन डायरेक्शन इस टाइप से आती है फोर्स की कि बी हमेशा बाद में लिखा जाता है, सेकंड वेक्टर मारा जाता है, तब सही डायरेक्शन आती है फोर्स की। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आप देखो कि F इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? I इंटू एल क्रॉस भी लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको वेक्टर कैसे लिख दिया अपन ने? तो लेंथ को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज ए वेक्टर कंसिडर करेंगे, और वेक्टर कंसिडर करोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी वायर में, उसी को हम लेंथ की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। भाई कोई भी वायर है उसमें करंट तो फ्लो होगा ही, तभी तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करोगे आप। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी ना वायर में, अगर इधर से इधर जा रहा है करंट तो ये डायरेक्शन ले लो लेंथ की, अगर इधर से इधर जा रहा होता तो लेंथ की ये वाली डायरेक्शन कंसिडर करते। तो आपको जो थीटा लेना है यहाँ पे, ये जो थीटा लेना है ये किसके बीच का लेना है? तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना है। और लेंथ की डायरेक्शन कैसे देखोगे? जो करंट की डायरेक्शन होगी, जैसे यहाँ पे देख लो, जो करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल थीटा माना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। ठीक है, चलो तो इस वाले केस में कैलकुलेट करके बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। क्या करना है? एल क्रॉस बी करके देखना है आपको। क्या पता करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जो एल की डायरेक्शन है वो इधर होगी, जेड एक्सिस के लो। भाई करंट कौन सी डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के लोगे, जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना बाहर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो राइट हैंड को कैसे, मतलब फिंगर्स को कैसे घुमाना है? एल की डायरेक्शन में रखते हुए बी यानी इधर घुमाना है, इधर घूमनी चाहिए। तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा इस वायर के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये होगा मैग्नेटिक फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन पता करने के लिए एक तो ये तरीका है कि एल क्रॉस बी की डायरेक्शन चेक कर लो, और एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग चेक करो, देखिए सही आ रहा है क्या आंसर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैंने फर्स्ट फिंगर को इधर पॉइंट कर दिया। मिडिल फिंगर को रख लो करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड, है ना। तो देखो मिडिल फिंगर आउटवर्ड ही है अभी, तो थंब किधर है? ऊपर की तरफ है, इसका मतलब फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो कौन सा इजी रहा? एल क्रॉस बी या ये वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थोड़ा इजी लगता है ज्यादातर, है ना। बाकी आपको अगर वो इजी लगे तो उससे कर लो, जैसे भी आपको आसान लगे वैसा आप कर सकते हो। इसमें ध्यान रखना है कि एल की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन वायर में दिखा रखी है वही माननी है आपको, वही होगी लेंथ की डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही आसान डेरिवेशन है। इसमें भी आप दो केस बना सकते हो। इसमें दो केस क्या बनेंगे? पहला केस ये बनेगा कि हो सकता है कि जो वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग रखोगे अगर वायर को, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने वायर को इसी मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग रख दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग वायर को रखा हुआ है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है? या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा। उस कंडीशन में फोर्स कितना आएगा? फोर्स कितना आएगा? थीटा 0 पुट करो या 180 पुट करो, आंसर 0 आएगा। अगर वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए, मान लो ऐसे रख दिया वायर को, तो करंट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। उस कंडीशन में फोर्स कितना लगेगा?
मैक्सिमम, है ना, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, 1 होती है, तो इस फॉर्मूले से मैक्सिमम फोर्स निकल के आ रहा होगा अपने पास। तो ये भी याद रखना है, ये एक स्पेशल केस आप मान सकते हो कि वायर को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से रखा हुआ है, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करवाया जाए, कभी हम 0 एंगल पे, कभी 90 एंगल पे, कभी 180 डिग्री पे, कभी और किसी एंगल के ऊपर मूव करवाएंगे, तो उसका पाथ कैसा होगा, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, और मतलब जो अगर पाथ उसका कैसा भी है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, हेलिकल है, कोई भी टाइप का है, तो उनके लिए कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे सर्कुलर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, है ना, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कि अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इस टाइप की कैलकुलेशन करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जा सकता है, यानी कि ये पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें चार्ज पार्टिकल को हमको मूव करवाना है। अलग अलग केस हो सकते हैं, पहला केस स्टडी करते हैं। सबसे पहला आसान केस, थीटा 0 या फिर 180 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा। थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सबसे आसान केस लेते हैं, देखो मान लो कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अलोंग एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, या हो सकता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v। इन दोनों केस में, पहले केस में देखो थीटा 0 डिग्री होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अपोजिट आ गए, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। आपको ये बताना है कि इन दोनों सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा और उसका पाथ कैसा होगा, किस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा। तो फोर्स तो आपको पता ही है, F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 0 या 180 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या रहेगा, 0। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो चार्ज पार्टिकल जैसे जा रहा है वैसे चलता जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे ये इधर जा रहा था तो ये इधर ही स्ट्रेट लाइन पे आगे चला जाएगा, और ये इधर स्ट्रेट लाइन पे आगे चला जाएगा। तो मतलब जो पाथ है वो कैसा होगा, बोलो, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करेगा। क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है चार्ज पार्टिकल की, है ना, और ना ही स्पीड चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो जो पहला केस है उसमें हमको ये समझ में आया कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर 0 लगेगा और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम भी कांस्टेंट बता सकते हो। ठीक है, पहली चीज समझ में आई क्या। तो अगला केस हम स्टडी करते हैं। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड केस है इसमें कि थीटा हो सकता है 90 डिग्री, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसका पाथ कैसा होगा। सपोज करो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी और एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके अंदर एंटर कर रहा है। मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू और ये v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से एंटर करेगा, v से। मान लो ये अंदर घुस गया है, यहाँ पे पहुंच गया, है ना, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, वेलोसिटी इधर है इसकी। ठीक है, ये क्यू चार्ज वाला चार्ज पार्टिकल है, ये पहले यहाँ पे था फिर एंटर कर गया अंदर। जैसे ये एंटर करेगा, एक्चुअल में फोर्स तो यहीं से लगना स्टार्ट हो जाएगा, मैं थोड़ा डायग्राम इजी बनाने के लिए यहाँ से दिखा रहा हूँ। जैसे ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा और आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट, वेलोसिटी इधर है, एंगल कितना है इनके बीच का 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। कितना लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 90, तो फोर्स कितना आएगा क्यू वी बी। ये मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा। डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कैसे चेक करनी है,
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो। देखो राइट हैंड को इधर से इधर लेके जाना है, V से B की तरफ, तो ऐसे घूमेंगे फिंगर्स। थंब किधर गया, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। किधर लग रहा है, ये ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे, और यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पे पहुंच गया चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है अभी इसकी, ये ऊपर की तरफ मुड़ा और यहां पे पहुंच गया। यहां पे हमने वापस से चेक किया। अच्छा एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ये। तो अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट करूं वेलोसिटी के अलोंग तो क्या आएगा, F cos 90। थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, cos। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 90। तो F cos 90 आएगा ये। F cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी के अलोंग, है ना, कोई भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज करने के लिए जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है या तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगे, है ना, और अगर स्पीड कम करनी है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। यहाँ तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब फोर्स लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। फोर्स लगेगा लेकिन वेलोसिटी के अलोंग नहीं लगेगा, मतलब वेलोसिटी के अलोंग फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा। मतलब स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी को चेंज होते हुए माना जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पहुंचा। तो वापस से हमने जो V क्रॉस बी वाला फॉर्मूला वो लगा के चेक किया कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो V क्रॉस बी से देखो, V ऊपर है, B इनवर्ड है, V क्रॉस बी ऐसे करोगे तो थंब इधर जाएगा। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लगेगा। अगर इधर फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। ये इधर आ जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुंच गया, है ना, यहाँ पे पहुंचा चार्ज पार्टिकल। अब वेलोसिटी इधर है इसकी, है ना, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, वेलोसिटी इधर है। अब वापस से V क्रॉस बी करके चेक करो। हर एक इंस्टेंट पे V क्रॉस बी से डायरेक्शन पता करेंगे। जैसे यहाँ पे पता करी थी, यहाँ पे पहुंचा तो V क्रॉस बी से डायरेक्शन अब डाउनवर्ड आएगी, मतलब ये नीचे की तरफ मुड़ेगा। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे। फोर्स कितना लग रहा है, इतना, है ना, और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे। यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जैसे ये चार्ज पार्टिकल पहुंचा इसकी वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। अब वापस से चेक करो, V नीचे, B इनवर्ड, V क्रॉस B करोगे, देखो V नीचे है, V किधर है, नीचे। जैसे ये मान लो ये तो V हो गया, V नीचे की तरफ है, B इनवर्ड है तो ये हो गया B। समझ रहे हो, V नीचे है, B इनवर्ड है, तो आप ऐसे घुमाओगे राइट हैंड फिंगर्स को, थंब इधर जा रहा होगा। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा और घूम के वापस वहीं पे पहुंच गया जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था। आपने देखा चार्ज पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट कर रहा है घूम के वापस वहीं पे आ जाता है। तो ये वाला जो पाथ है इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ। तो ये जो पाथ होगा ये होगा, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो पहली चीज ये याद रखेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा कभी भी, तो उसका पाथ हमेशा कैसा रहेगा, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ के ऊपर वो मूव कर रहा होगा। तो सर्कुलर पाथ पे अगर ये मूव कर रहा है तो इस पाथ की रेडियस क्या होगी और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा ये, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज बताओ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है या कोई भी पार्टिकल हो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी कंडीशन होती है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या होती है, मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम ये तो होना ही होना चाहिए तभी सर्कुलर मोशन होगा। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगना जरूरी होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स किसको बोलते हैं, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को। ठीक है, एक पत्थर को आप रस्सी से बांध के घुमा रहे हो ऐसे ऐसे, तो उस रस्सी में जो टेंशन फोर्स होगा जो कि पत्थर से आपकी तरफ होगा, वो ऐसे घुमाओगे तो स्ट्रिंग के अंदर, तो वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है। जो टेंशन फोर्स होता है ना स्ट्रिंग में, वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है।
अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है ना, अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, तो मून पे जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो किसकी तरह काम कर रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। वैसे ही यहां पे देख के बताओ इस डायग्राम में कि इस डायग्राम के अंदर इस चार्ज पार्टिकल का अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, ये मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखो हर बार किधर आ रही है, सेंटर की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर होगा सेंट्रीपेटल फोर्स की। यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू वी बी, ठीक है। और सेंट्रीपेटल फोर्स इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। कोई भी पार्टिकल हो अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स जो भी लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है mv² अपॉन r। देखो v की वैल्यू दोनों साइड में कैंसिल, v कैंसिल एक, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या बन गया, mv अपॉन qb। तो ये अपने पास क्या चीज आ गई, ये आ गई रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब इस सर्कुलर पाथ की रेडियस ये रहेगी mv अपॉन qb। अब फॉर्मूला देख के बताओ कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ किस चीज पे डिपेंड करेगी। देखो m और q ये आप कांस्टेंट मान सकते हो। अगर एक ही टाइप के चार्ज पार्टिकल मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप अल्फा पार्टिकल्स को एंटर करवा रहे हो, तो अल्फा पार्टिकल्स का मास और चार्ज सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हो तो बी भी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी और आर ये दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसके पाथ की रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। समझ में आई क्या बात। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, कभी प्रोटॉन आ रहा है, कभी ड्यूट्रॉन आ रहा है, कभी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो फिर मास के ऊपर भी और चार्ज के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी रेडियस डिपेंड करेगी। भाई मैं बोलूँ कि दो अल्फा पार्टिकल हैं तो उनके लिए तो Q और B, Q और M सेम हो गया। लेकिन एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है तो ये अलग अलग चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनका मास भी अलग होता है, चार्ज भी अलग होता है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको M और Q की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। उसके अकॉर्डिंग फिर रेडियस आएगी अपने पास कि किसकी ज़्यादा रहेगी किसकी कम रहेगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें, और वो चीज़ है कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। हमने बोला भी जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है, हो रही है क्या, इसकी स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बताओ एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। और जो टाइम है जो इसको लगेगा एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितनी है 2πr, स्पीड कितनी है v, r की वैल्यू यहां से पुट कर दो, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। t इक्वल्स टू 2π अपॉन v इनटू ये क्या है mv अपॉन qb, क्या आएगा v से v कैंसिल, t इक्वल्स टू आएगा 2πm अपॉन qb। ये अपने पास में क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब देख के बताओ कि टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। Q और M तो आप कांस्टेंट मान सकते हो एक ही टाइप के चार्ज पार्टिकल्स के लिए। B भी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड यूज करो, मतलब ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप अल्फा पार्टिकल्स को एंटर करवाते हो जिनकी स्पीड अलग अलग है तो उनका टाइम पीरियड सेम ही आएगा। अगर कोई अल्फा पार्टिकल धीरे से एंटर करेगा तो एक छोटे सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगा, और अगर कोई अल्फा पार्टिकल तेजी से एंटर करेगा तो स्पीड बढ़ने से उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि स्पीड ज्यादा है और इसको बड़ा चक्कर लगा के आना है तो टाइम सेम ही लगेगा। भाई या तो ये धीरे धीरे जाके एक छोटा चक्कर पूरा करके आए या तेजी से जाके एक बड़ा चक्कर पूरा करके आए, टाइम क्या लगेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम लगेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। समझ में आया नहीं। तो चार्ज पार्टिकल अगर एक ही टाइप के हैं तो उनकी स्पीड के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, स्पीड कुछ भी रहे टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, रेडियस डिपेंड करेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है आपको कि बताओ चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर्कुलर मोशन करने की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या बोलते हैं,
फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो कैलकुलेट कर सकते हो। आया कि नहीं आया? क्या क्या चीजें याद रखोगे इसके बारे में? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो अब देखो थर्ड केस स्टडी करते हैं, और थर्ड केस ये हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा, उसके परपेंडिकुलर भी नहीं जा रहा, तो किसी थीटा एंगल पे, मतलब वो 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ भी एंगल होगा, लेकिन 0 90 और 180 से अलग कुछ एंगल बनेगा। तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कुछ अलग ही है ना, इनके बराबर नहीं है। तो फिर चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, वो सारी बातें अपन स्टडी करते हैं। तो एक सिंपल सा केस ले लेते हैं वापस से। ये देखो, ये एक्स एक्सिस मान ली, और सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये है जेड एक्सिस। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल शुरुआत में ओरिजिन के ऊपर है, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है क्यू, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सपोज करो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर इस तरीके से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस बार जो थीटा है वो ना तो 0 है, ना 90 है, ना 180 है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल के ऊपर जा रहा है। अच्छा, कौन से प्लेन में ये मूव कर रहा है, तो ये बोर्ड वाले प्लेन में है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जा रहा है ये। ठीक है, अब ये जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लेंगे। कितने कंपोनेंट करेंगे, दो। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा से जुड़ा हुआ, इधर क्या आएगा, ये v cos थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, ये आएगा v sin थीटा। ये तो सबको आता है भी, कंपोनेंट करने हम सबको आते हैं। वेलोसिटी से जुड़ा हुआ, जो थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो होगा v cos थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, एक बार इसको भूल जाओ, v sin थीटा को छोड़ दो। मान लो चार्ज पार्टिकल v cos थीटा वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई, और हमको पता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, और उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसकी वजह से पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये चीज समझ में आई ना भाई, ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, भी थीटा 0 हो गया ना, इसके लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। लिख देते हैं, देखो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, इसलिए पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस वाले कंपोनेंट को देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है, अब इसको भूल जाओ एक बार, छोड़ दो इसको, है ही नहीं, ये ऐसा मान लो। चार्ज पार्टिकल v sin थीटा वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ 90 डिग्री। उस कंडीशन में पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। मतलब यहां पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो है v cos थीटा और एक क्या है, v sin थीटा, और दोनों ही अपना अपना भी जो रोल है वो प्ले करेंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या करेगा, इसको आगे खींचेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे मूव करवाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा। अब दोनों काम एक साथ होंगे, जो पाथ बनेगा ना वो इस टाइप का बनेगा जिसमें सर्कुलर मोशन होता हुआ भी दिखाई देगा और ये आगे चलता हुआ भी दिखाई देगा। अच्छा, आगे चलने की वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट सिर्फ इसको आगे लेके जा रहा है, और घूमने की वेलोसिटी क्या होगी, v sin थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट घुमा रहा है इसको। बात समझ में आए ना। तो अगर हमें जैसे ये पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी क्या है, तो होगी v sin थीटा, और लीनियर मोशन जो हो रहा है यहाँ पे आगे की तरफ ये जो जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। तो दोनों का मिला जुला जो इफेक्ट इस पे होगा वो इस टाइप का होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक स्प्रिंग जैसे पाथ के ऊपर मूव करेगा, जिसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं, हेलिकल पाथ। देखो इसका पाथ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप के पाथ के ऊपर ये मूव कर रहा होगा, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ ये आगे भी जा रहा होगा, दोनों काम एक साथ होंगे।
तो ये वाला जो पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ के ऊपर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। कौन से पाथ के ऊपर मूव करेगा? हेलिकल पाथ के ऊपर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई अपन को। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस आगे चला जाएगा। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है इस पर। पहली चीज क्या होगी, रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका काम में लेना जो पहले लिया था। यहां पे ये बताओ कि इस कंडीशन में, मतलब ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। भाई इसका तो आपको पता ही है, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से कैलकुलेट करना है। और ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फोर्स कितना लगेगा बताओ। F इक्वल्स टू क्या होता है, Q, V की जगह क्या लिखना पड़ेगा, V साइन थीटा। भाई फॉर्मूला होता है Q V B साइन थीटा। Q लिखा मैंने, V की जगह V साइन थीटा लिया, B की जगह B आ जाएगा, और ये जो साइन थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 90 डिग्री है। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बताओ फोर्स क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर आएगा। मतलब इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, आपको पता है जो मैग्नेटिक फोर्स भाई इस वाले कंपोनेंट की वजह से, जो कि वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस कंपोनेंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं क्यू वी बी साइन थीटा, इस मैग्नेटिक फोर्स को बराबर लिख सकता हूं किसके, सेंट्रीपेटल फोर्स के। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपेटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन वी की जगह क्या लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने की वेलोसिटी क्या है, वी साइन थीटा। सर्कुलर पाथ पे वी स्पीड से नहीं घूम रहा है, ये घूम रहा है वी साइन थीटा स्पीड से। तो एम वी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई आर। वी साइन थीटा एक उड़ जाएगा दोनों साइड में, आर की वैल्यू क्या आएगी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अरे क्या आएगी वैल्यू, आर इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी आएगी। तो ये अपने पास में रेडियस की वैल्यू आ गई। आया कि नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल आसान। देखो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो थीटा 90 होता है, तो अगर थीटा 90 पुट करोगे तो देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे थीटा 90 होता है ना, तो एम वी अपॉन क्यू बी बन जाता है फॉर्मूला। अभी क्या बनेगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा टाइम पीरियड और कैलकुलेट कर लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल पाथ लेंथ अपॉन स्पीड। स्पीड v साइन थीटा है सर्कुलर मोशन करने की, और टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन v साइन थीटा लिखना है। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन करने की स्पीड v साइन थीटा है, तो बार बार जहां पे v आ रहा होता है ना वहां पे v साइन थीटा लिखना है अपन को। r की वैल्यू क्या है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। वी साइन थीटा कैंसिल, ये तो वही फॉर्मूला आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, वही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है भाई टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना रेडियस पे डिपेंड करता है ना। टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू सेम ही निकल के आएगी अपने पास। ठीक है जी। अब तीसरी चीज और कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि ये एक चक्कर में कितना आगे चला जाएगा, उसका एक नाम होता है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल है, जब ये हेलिकल पाथ पे ऐसे आगे जाएगा तो एक चक्कर में ये कितना आगे चला गया, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं उसको, पिच। पिच वो डिस्टेंस होती है जो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पे मूव करते हुए एक चक्कर में कंप्लीट करेगा, वो डिस्टेंस। समझ में आया ना, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बहुत आसान है। एक चक्कर में जो चार्ज पार्टिकल है वो कितना आगे चला गया उसी को पिच बोल रहे हैं। एक चक्कर में टाइम कितना लगता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक चक्कर पूरा करने में टाइम कितना लगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक चक्कर में आगे कितना गया, तो वो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है तो इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। आगे तो v cos थीटा वेलोसिटी से चलेगा, तो t टाइम के अंदर v cos थीटा वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल कितना आगे बढ़ जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी v cos थीटा है, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इतने टाइम में चेक करना है,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू क्या कर दूं, v cos थीटा टाइम इंटू वेलोसिटी। भी इस साइड में वेलोसिटी v cos थीटा है, टाइम पीरियड इसको एक चक्कर में लग रहा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी। उस डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया हमने, पिच बोल दिया उसको। तो पिच का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई एम v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये लो, आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल आसान है। 3 केस हम लोगों ने स्टडी किए हैं। कितने केस स्टडी किए, 3। पहला केस ये था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है तो उसका जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर, और उसकी रेडियस कितनी होगी, r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब अगर अलग केस ये हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल ना तो 0 डिग्री ना 180 डिग्री और ना ही 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, उस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो पाथ होगा वो होता है हेलिकल, इस टाइप का पाथ होगा, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। और हेलिकल पाथ की रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये तो सेम ही रहेगा। और पिच का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। ठीक है, ये 3 बातें हमने स्टडी करी। अब ये जो चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना इस टॉपिक में, है ना, ये जो टॉपिक हमने स्टडी किया है इसको हम आगे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, बाद में इसको यूज किया जाता है।